तो अब हम अपना एक नया क्रैश कोर्स चालू करेंगे जो नीट 2024 और जेईई 2024 के लिए होगा, ठीक है। और इस क्रैश कोर्स की हम शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन चैप्टर से जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। चलिए, और देखो इस क्रैश कोर्स में हम ज़्यादातर फॉर्मूलों पर फोकस करेंगे, इसलिए इस क्रैश कोर्स का नाम रखेंगे हम फॉर्मूला शॉर्ट, ठीक है। चलिए पहला फॉर्मूला देखते हैं। देखो बायोट-सैवर्ट लॉ की वजह से इस P पॉइंट पर इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बताता है बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक है। अब देखो ये छोटा सा करंट एलिमेंट है dl लेंथ का, तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटी सी होगी, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होती है वो आपको याद रखनी है, वो होती है U0/4 पाई I। इस वायर में जितना भी करंट बह रहा है वो, ठीक है, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r की पावर 3, ठीक है। अब देखो ये तो वेक्टर फॉर्म है बायोट-सैवर्ट लॉ की। अब आपको स्केलर फॉर्म भी पता होनी चाहिए। देखो स्केलर फॉर्म सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करती है, ठीक है। तो स्केलर फॉर्म होती है U0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखो ये थीटा कहाँ का एंगल है वो देखिए। देखो थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर, ठीक है। अब देखो r वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है, पता चल गई, लेकिन dl वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है वो समझो। देखो dl वेक्टर की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जिस तरफ करंट जा रहा होता है, ठीक है। अब देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो dl वेक्टर की भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, मतलब जो थीटा है वो एंगल बिटवीन है dl वेक्टर के और r वेक्टर के, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी वेक्टर फॉर्म भी ध्यान रखना और स्केलर फॉर्म क्या होती है बायोट-सैवर्ट लॉ की वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अब देखो U0/4 पाई ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, ठीक है। देखो बायोट-सैवर्ट लॉ में भी U0/4 पाई आई थी, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, आपको पता होनी चाहिए। अब देखो एक वायर है जिसमें करंट बह रहा है I जिसकी लेंथ है L, मतलब फाइनाइट लेंथ है, ठीक है। चलिए अब परपेंडिकुलरली A दूरी पर एक P पॉइंट है, उस P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस फाइनाइट वायर की वजह से वो हमें बतानी है, ठीक है। चलिए तो देखो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी U0/4 पाई, जितना भी इस वायर में करंट है I अपॉन जितनी भी ये दूरी है P पॉइंट की इस वायर की A इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। तो एक फाइनाइट वायर की वजह से P पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो ये एक वायर है जिसमें करंट बह रहा है I और ये वायर देखो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। अब इसमें भी वही पूछा है कि A दूरी पर एक P पॉइंट है तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो देखो हम अभी पीछे देख चुके हैं फाइनाइट वायर की वजह से जिसकी वैल्यू आई थी U0/4 पाई I/A साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। लेकिन अब हमें बतानी है इनफाइनाइट वायर की वजह से, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से होती है मैग्नेटिक फील्ड U0/4 पाई 2I/A। I मतलब जितना भी इसमें करंट बह रहा है, अगर इसमें करंट कैपिटल I दिखाया तो हम भी कैपिटल I दिखा देते हैं 2I/A, ठीक है। अब देखो मैं हमेशा U0/4 पाई को अपने साथ लेकर चलूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है होती है 10⁻⁷, ठीक है। चलिए आप चाहें तो 2 से 4 को काट भी सकते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी U0I/2 पाई A, लेकिन अगर ये कांस्टेंट साथ में रखोगे तो फायदा होगा आपको, ठीक है। अब देखो अगर आपके सिर्फ ये फॉर्मूला याद है तो आप इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। वो कैसे, देखो इनफाइनाइट वायर में θ1 और θ2 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 90 डिग्री, ये आप याद रखें। अब अगर आप θ1 की जगह 90 डिग्री रख दोगे और θ2 की जगह 90 डिग्री रख दोगे तो रिजल्ट यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अब देखो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से वो देखो कितनी होती है, वो होती है यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। ठीक है, अब ये तो चाहे आप याद रख सकते हो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेमी इनफाइनाइट वायर में θ1 जो होता है वो होता है 90 डिग्री और θ2 जो होता है वो होता है 0 डिग्री। तो अगर आप फाइनाइट वायर में θ1 की जगह 0 डिग्री रख दोगे, सॉरी 90 डिग्री, और θ2 की जगह 0 डिग्री रख दोगे, तो आपको सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, जिसकी वैल्यू है यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। अब देखो ये एक समरी है, फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो थी ये यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब इनफाइनाइट लेंथ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो थी यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखो, θ1 और θ2 की वैल्यू होती है 90 डिग्री। ठीक है, अब सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है ये यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। यहाँ भी एक चीज़ ध्यान रखो, θ1 होती है 90 डिग्री और θ2 होती है 0 डिग्री। मतलब एक एंगल होता है 0 डिग्री और दूसरा एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क। देखो ये एक आर्क है, इसमें करंट I बह रहा है, ठीक है, और ये रेडियस है R। अब इस आर्क के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो बताओ। मतलब इस करंट की वजह से इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो बताओ। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, वो फॉर्मूला ये है यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा। थीटा मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ध्यान रखना थीटा मस्ट बी इन रेडियन, मतलब आप थीटा को रेडियन में रखोगे हमेशा। थीटा की 2 यूनिट होती है ना, एक होती है डिग्री, एक होती है रेडियन। तो ध्यान रखना आपको यहाँ पर थीटा रेडियन में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इसके कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक स्पेशल केस है, हमने आर्क की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पड़ी थी सेंटर पर, वो पड़ी थी यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन रेडियस कितनी है r इंटू थीटा। अब देखो इस केस में थीटा कितना होगा 180, और 180 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो वो आएगा पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, तो एक सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर होती है यू नॉट आई अपॉन 4r। ठीक है, आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद करना है, बाकी आप कोई सा भी केस दे दिया जाए आप इस फॉर्मूले में पुट कर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो ये एक सर्कल है, सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर कितनी होगी वो देखते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा। अब इस केस में थीटा कितना हो जाएगा 360 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा की जगह क्या रख सकते हैं आप 2 पाई। तो देखो 2 पाई से 4 पाई जाएगा तो आएगा 2। तो मतलब यहाँ से आपको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल वो आ जाएगा यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। ठीक है, चलिए एक और केस देख लेते हैं, क्वाड्रेंट। अब देखो क्वाड्रेंट में एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा पाई अपॉन 2। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, मतलब यहाँ पर वो हो जाएगी यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा कितना है पाई अपॉन 2। तो पाई से पाई जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर आ जाएगी यू नॉट आई अपॉन 8 आर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक्चुअल में ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन है जो बहुत बार नीट में और जेई में रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन का सिनेरियो क्या है, देखो यहाँ से करंट आई जाएगा और ये I1 में और I2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये I1 करंट यहाँ से इस वाले वायर में चला जाएगा और I2 करंट यहाँ से इस वाले वायर में चला जाएगा। मतलब
कहने का मतलब ये है आई करंट आया, कुछ इधर गया, कुछ इधर गया, और वो एक कॉमन वायर से आई करंट ही निकल गया। मतलब अगर आई करंट आया और आई करंट ही चला गया तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगी, हमेशा, ध्यान रखो, ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, अगर आई करंट आया और आई करंट ही चला गया तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होगी। चलिए अब देखो, ये एक रिंग है, रिंग का रेडियस है a, इसमें से करंट जा रहा है I। अब रिंग के सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। चलिए देखते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड होती है इस पॉइंट पर U नॉट I, जितना भी करंट इस रिंग में बह रहा है, a स्क्वायर, a क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग, अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब देखो, तो ये कितना ही यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन इसमें क्या पूछा जाता है पता है, कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगी। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम तब होगी जब x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे। मतलब इस x की वैल्यू को आप 0 पुट कर दोगे। अगर देखो x की वैल्यू को आप 0 पुट कर दोगे तो ये कौन सा केस हो जाएगा, सेंटर का। x की वैल्यू 0 मतलब जब आप सेंटर पर पहुंच जाओगे। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी मैक्सिमम होगी, तो x की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू को इस 0 इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, यू नॉट आई अपॉन 2r। एक्चुअल में यहाँ पर रेडियस है ना, तो रेडियस तो a लिया ना हमने, तो a आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, इसका ग्राफ भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ थी, सेंटर पर। मतलब जब x = 0 रख रहे थे तो इस रिंग पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम थी। फिर जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे थे आपकी मैग्नेटिक फील्ड घटती जा रही थी। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है, चलिए अब देखो, एक एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ पता है क्या कहता है, कि अगर एक वायर है, देखो ये वायर बाहर की तरफ निकल रहा है इस तरह से, इस वायर में करंट आई जा रहा है। ठीक है, अब इस करंट आई की वजह से आर दूरी पर एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है, पहले तो एक एम्पियर्स सर्किटल लूप बनाओ, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इंटीग्रल b डॉट डी एल इज टू यू नॉट, जो कि एक कॉन्स्टेंट है, आई इनसाइड। ठीक है, आई इनसाइड क्या होगा, इस हाइपोथेटिकल लूप के अंदर जितना भी करंट होगा वो आई इनसाइड होगा। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले पर लगभग 3-4 घंटे का लेक्चर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट इतने बेहतरीन हैं, तो हम इतना डीप में तो जाएंगे नहीं। तो अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो गया होगा। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग होलो सिलेंडर। ठीक है, जो हमारा सिलेंडर है वो है लॉन्ग एंड होलो। ठीक है, चलिए अब देखो, इसमें केस 1 देखेंगे हम, आउटसाइड। मतलब मान लो ये सिलेंडर की एक्सिस है, तो इससे आर दूरी पर एक पी पॉइंट है जो कि आउटसाइड है, वहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड होती है आउटसाइड यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर पी पॉइंट की इस एक्सिस से दूरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केस 2 देखते हैं, सरफेस पर, मतलब कहीं यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस वो होती है यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, चलिए केस 3 इनसाइड। तो ध्यान रखना, होलो सिलेंडर में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, चलिए अब देखो ग्राफ देखना है। तो ग्राफ में पहले ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए,
इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू होती है U0/4π 2I/R। और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, होती है U0/4π 2I/r। मतलब आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्मॉल r के। ठीक है, अब देखो एक सिलेंडर है, ये कैपिटल R है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इनसाइड द होलो स्फीयर है, और यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या, यहाँ के बाद जितना भी है वो है आउटसाइड द होलो स्फीयर। ठीक है, तो देखो इनसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ठीक है, फिर सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। ठीक है, जिसकी वैल्यू है U0/4π 2I/r। फिर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, और ध्यान रखना y एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं हम, x एक्सिस पर स्मॉल r लेते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब हम देखते हैं ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, इसमें भी केस 1 लेंगे हम। केस 1 आउटसाइड, तो आउटसाइड वैल्यू होगी U0/4π 2I/r। ठीक है, चलिए, और सरफेस पर वैल्यू होगी मैक्सिमम U0/4π 2I/R। ठीक है, और इनसाइड पर वैल्यू होगी जो आपको याद करनी है, वो होगी U0/4π 2I/R²। ठीक है, चलिए अब देख लो, ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। ठीक है, और सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, और फिर आउटसाइड जो है सॉलिड सिलेंडर के, वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो इस नॉलेज के बेसिस पर आप ग्राफ बना सकते हो। देखो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, फिर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, और वही हमने y एक्सिस पर लिया है मैग्नेटिक फील्ड, x एक्सिस पर लिया है स्मॉल r। चलिए अब देखो इस समरी देख लेते हैं। यह है होलो सिलेंडर, यह है सॉलिड सिलेंडर। अब देखो आउटसाइड में होलो सिलेंडर का क्या सिनेरियो था, U0/4π 2I/r। सॉलिड सिलेंडर का क्या सिनेरियो था, U0/4π 2I/r। मतलब चाहे होलो सिलेंडर हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, आउटसाइड दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी। वहीं सरफेस पर देख लेते हैं। होलो सिलेंडर में सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड थी U0/4π 2I/R, और सॉलिड सिलेंडर में सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड थी U0/4π 2I/R। मतलब चाहे आपका सॉलिड सिलेंडर हो या होलो सिलेंडर हो, सरफेस पर भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। अगर डिफरेंस आएगा तो वो आएगा इनसाइड पर। देखो होलो सिलेंडर में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और सॉलिड सिलेंडर में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है U0/4π 2I/R R²। ठीक है, तो चाहे होलो सिलेंडर हो या सॉलिड सिलेंडर हो, आउटसाइड और सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। अगर डिफरेंस आएगा तो वो आएगा इनसाइड पर, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक सोलेनॉइड है इनफाइनाइट लेंथ का, आपने देखा होगा सोलेनॉइड। ये मैंने एक क्रॉस सेक्शनल लिया है सोलेनॉइड का। ठीक है, अब ये जो डॉट है ना, ये बता रही हैं कि इसमें से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और ये जो क्रॉस है ये बता रही हैं कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है। अब हमें 3 जगह मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। एक सोलेनॉइड के बाहर, मान लो कोई P पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो होगी 0, ध्यान रखना। और एक एक्सिस पर मतलब ये। ठीक है,
तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होगी यू नॉट एन आई। आई जितना भी करंट जा रहा होगा इस सोलेनोइड में, और यू नॉट एक कांस्टेंट है, एन की हम अभी थोड़ा रुक कर बात करेंगे, ठीक है। अब एजेस, जैसे ही आप एजेस पर आओगे एक सोलेनोइड के, तो ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी यू नॉट एन आई अपॉन 2, और एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले सोलेनोइड के आपको पता होने चाहिए। चलिए अब देखो टोरॉइड कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसमें दो सर्किल होते हैं, एक स्मॉल सर्किल जिसका रेडियस है a, एक बिग सर्किल जिसका रेडियस है b। अब इन दोनों सर्किल के चारों तरफ हम एक वायर लपेट देते हैं जिसमें आई करंट बहता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें 3 केस होते हैं। एक होता है इनसाइड, मतलब यहां पर मान लो यहां पर एक कोई P पॉइंट है इनसाइड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो होगी 0, आपको पता होना चाहिए। एक पॉइंट होता है आउटसाइड, मतलब यहां पर, मतलब इस टोरॉइड के बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो होती है 0, ये भी आपको पता होने चाहिए। और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड, मतलब यहां पर, मतलब इस टोरॉइड में कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें बतानी है। ध्यान रखना वो होती है यू नॉट एन आई, ठीक है। अब यहाँ पर जो n है वो ध्यान रखो, n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब देखो ये टोरॉइड तो सर्कुलर है, ठीक है, तो इसकी लेंथ तो हम नाप नहीं सकते, इसकी हम क्या नाप सकते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r, ठीक है। तो हम ले लेंगे 2 पाई r, r क्या है, रेडियस। अब सवाल आता है रेडियस में कौन सा रेडियस रखें, a या b, तो इसका जवाब है आप यहां पर रेडियस रखो एवरेज, और एवरेज रेडियस का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2। ध्यान से, इनसाइड अगर कोई पॉइंट है टोरॉइड में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, आउटसाइड कोई पॉइंट है टोरॉइड में तो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी 0। इनसाइड टोरॉइड कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस, जिसका कुछ इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा n अपॉन 2 पाई r। कौन सी रेडियस लेंगे, एवरेज रेडियस, फिर एवरेज रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2। अब देखो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक q चार्ज है वो v स्पीड से जा रहा है। अब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इस चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो बताना है। तो ध्यान रखना मैग्नेटिक फोर्स होता है Q V क्रॉस V, ठीक है। चलिए अब अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट सही से पढ़ा है तो अगर A इज इक्वल टू B क्रॉस C है तो आपको वेक्टर में पढ़ाया होगा कि A परपेंडिकुलर होगा B के और A परपेंडिकुलर होगा C के, ठीक है। उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फोर्स बराबर है Q V क्रॉस B के तो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। और देखो ये तो एक वेक्टर फॉर्म हुई, अब इसकी एक स्केलर फॉर्म भी होगी। स्केलर फॉर्म होगी ये, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को खोल दोगे तो स्केलर फॉर्म आ जाएगी Q V साइन थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो कुछ स्पेशल केस हैं, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसके कुछ स्पेशल केस हैं वो देखते हैं। केस 1, अगर वेलोसिटी 0 हुई, देखो अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एक चार्ज रेस्ट पर है तो चाहे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब मूविंग चार्ज पर ही सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगता है, रेस्ट वाले चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। अब देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हुई तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ और 180 डिग्री हुआ, मतलब जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है वो पैरेलल हुआ या एंटी पैरेलल हुआ, तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये केस 4, अगर थीटा 90 हुआ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो Q, मैग्नेटिक फोर्स का हमने स्केलर फॉर्म क्या पढ़ी थी, Q V B साइन थीटा। अब थीटा की जगह अगर आप 90 पुट करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा Q V P। ठीक है, तो ये 4 स्पेशल केस होते हैं, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ध्यान रखना, अगर एक Q चार्ज है और मान लो इसकी स्पीड है V और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो इसका जो वर्क डन होता है वो होता है 0। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई भी वर्क डन नहीं करता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखो, वर्क डन हो गया 0, ये तो हमने अभी पीछे पढ़ा। फिर आपने वर्क एनर्जी पावर में ये भी पढ़ा होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के। अब हम अभी पढ़ चुके हैं वर्क डन 0 होता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो यहाँ पर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल की स्पीड क्या हो जाएगी, सॉरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एम बी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। हाफ एम से हाफ एम कट जाएगा, वी स्क्वायर से वी, ये स्क्वायर भी कट जाएगा, तो वी फाइनल बराबर हो जाएगा वी इनिशियल। मतलब यहाँ से आपने 2 चीज़ें पता करी, एक मैग्नेटिक फोर्स कोई भी वर्क डन नहीं करता है, अगर ये वर्क डन नहीं करेगा तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये स्पीड चेंज नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें देखो, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन होगा 0 और जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल, और जितनी स्पीड होगी इनिशियल उतनी ही स्पीड होगी फाइनल। अगर ये कुछ चेंज करेगा तो ये डायरेक्शन ऑफ चेंज करेगा। ठीक है, चलिए अब देखो, लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या कहता है ना कि अगर एक Q पार्टिकल है, सॉरी एक Q चार्ज है, तो इस पर कितना नेट फोर्स लगेगा वो बताना है। मैं फिर से दोहराता हूँ, मान लो अगर ये प्लस Q चार्ज है और ये V स्पीड से चल रहा है, और मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो इस Q चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। तो टोटल नेट फोर्स क्या लगेगा, वो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, बस यही है लोरेंज फोर्स। अगर आप इसको थोड़ा सा और खोलोगे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, वो होता है Q इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है वो आपने अभी पढ़ा है, V Q V क्रॉस V। ठीक है, बस ये होता है लोरेंज फोर्स कि अगर एक Q चार्ज है और वो मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों लगेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक Q चार्ज है, ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस Q चार्ज का मास है m। ठीक है, तो अब देखो ये Q चार्ज इस तरफ मूव करना चाह रहा है, तो फिलहाल इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो मैं बताता हूँ। देखो, कभी भी आपको मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड लो, ये जो 4 अंगुलियां हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, बोर्ड के अंदर, तो आप इस तरह से करोगे, और अंगूठे को वेलोसिटी की डायरेक्शन में करो। वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, राइट साइड, और ये जो हथेली है ये आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दे देगी, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये Q चार्ज एक सर्कल बनाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, इस सर्कल का रेडियस कितना होगा वो हमें बताना है।
तो इस सर्कल का रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी। एम है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वी है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्यू है चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, वी है कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो वेलोसिटी है ना, ये वो वेलोसिटी है जो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। ध्यान रखना, ये जो वेलोसिटी है ना, ये वो वेलोसिटी है जो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे। अब हम देखेंगे कि इस क्यू चार्ज पार्टिकल को एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड लगता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ध्यान रखना, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं आती। ठीक है, बहुत बार फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो, रेडियस का फॉर्मूला है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी, लेकिन इसके बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। ठीक है, अब देखो एम वी को आप मोमेंटम से रिप्लेस कर सकते हो, तो अगर आप एम वी की जगह मोमेंटम पुट कर दोगे तो एक रेडियस का ये फॉर्मूला बन जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब मोमेंटम की जगह आप √2m/ke रख सकते हो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा √2m/ke अपॉन क्यू वी। ठीक है, यहाँ पर के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब आप काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू डेल्टा वी भी रख सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर डेल्टा वी जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पर हो, देखो पीछे हमने क्या देखा, पीछे हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड है। मतलब वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक सर्कल बन रहा था। ठीक है, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में कोई मान लो थीटा एंगल है, तो अब क्या सिनेरियो होगा। ठीक है, तो देखो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ आएगा v cos थीटा, एक इस तरफ आएगा v sin थीटा। ठीक है, अब देखो v cos थीटा पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस पर इस तरफ कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ये चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में रखना चाहेगा। जबकि v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ये वाला कंपोनेंट चाहेगा कि ये क्यू चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे। ठीक है, तो v cos थीटा क्या जाता है कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाए, और v sin थीटा क्या जाता है कि चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करे। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल ना ही v cos थीटा की सुनता है, ना ही v sin थीटा की सुनता है, और ये हेलिकल मोशन करता है इस तरह से कुछ। ठीक है, तो इस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी परपेंडिकुलर। अब v परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला v sin थीटा। ठीक है, अपॉन क्यू वी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो ओवरऑल मोशन कैसा होगा, हम बता चुके हैं आपको, हेलिकल। ठीक है, चलिए अब बहुत बार पिच पूछ लिया जाता है। पिच कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये, मतलब जब उसने एक सर्कल कंप्लीट किया तो हॉरिजॉन्टली कितना ये चार्ज पार्टिकल चला। ठीक है, वो पिच का फॉर्मूला, पिच को हम h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ध्यान रखना पिच का फॉर्मूला होता है v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है 2 पाई m अपॉन क्यू वी। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप यहाँ पुट कर दोगे और आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या कहें पिच का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो फोर्स होना करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर है जिसकी लेंथ है L। ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा वो देखिए। इस पर फोर्स लगता है I, जितना भी इसमें करंट जा रहा है, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, चलिए अब देखो फोर्स जो है वो रिजल्ट है L क्रॉस V वेक्टर का,
तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है फोर्स परपेंडिकुलर होगा लेंथ वेक्टर के और फोर्स परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। और ये तो हुई वेक्टर फॉर्म। अगर स्केलर फॉर्म आप चाहते हो तो क्रॉस प्रोडक्ट को खोलना पड़ेगा और ये हो जाएगी IBL sin थीटा, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ स्पेशल केस हैं IBL sin थीटा फॉर्मूले के। एक केस 1 थीटा इज इक्वल टू 90 है तो फोर्स हो जाएगा IBL। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो फोर्स हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और इस तरह से कुछ फालतू का करंट कैरिंग लूप दे रखा है जिसमें करंट I बह रहा है, ठीक है। थोड़ा सही करते हैं हम इसको। ठीक है, अब देखो एक लूप है जिसकी लेंथ हमको नहीं पता, तो आप इसकी जगह एक डिस्प्लेसमेंट लेंथ ले सकते हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये एक करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट I जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 0। अब डिस्प्लेसमेंट लेंथ 0 हो जाएगी तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। ध्यान रखना एक पूरे कंप्लीट लूप में डिस्प्लेसमेंट लेंथ 0 होती है। सेम केस ये है, ये सर्कुलर है तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो जाएगी 0 तो फोर्स भी हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अब देखो ये दो इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर हैं, एक में करंट जा रहा है I1, दूसरे में करंट जा रहा है I2, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं, ठीक है। जब भी सेम डायरेक्शन में करंट जाएंगे तो ये दोनों वायर अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक करंट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछी जाती है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है U0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। एक मिनट रुको। सॉरी यार, डी, ये डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। और यहाँ पर भी फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? वो होगा U0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन डी, ठीक है। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि लगभग 6-7 घंटे हो चुके हैं। पहले PPT बनाई फिर लेक्चर लेने लगे, इसलिए दिमाग ब्लॉक हो चुका है, पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रह गया, कंप्लीट कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप। अब देखो ये करंट लूप है जिसमें से I करंट बह रहा है, ठीक है। इसका एरिया है A, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट होगा I इंटू ए। I क्या है? जितना भी करंट इसमें से बह रहा है। A क्या है? एरिया वेक्टर। चलिए अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, ठीक है। तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो देखते हैं। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट होगा EVR अपॉन 2। यहाँ पर E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। 2 क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट। देखो ये है मैग्नेटिक मोमेंट, L है एंगुलर मोमेंट, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से घूम रहा है एक सर्कल में तो बहुत बार रिलेशन पूछ लिया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट में और एंगुलर मोमेंट में। तो ध्यान रखना ये होता है E m अपॉन 2। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। एक लूप है जो करंट कैरी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस केस में देखो टॉर्क क्या होगा? M क्रॉस B।
m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये तो हो गई वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म देखोगे तो एम वी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो अगर ये वेक्टर है तो टाउ परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक मोमेंट के और परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला आपने यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ पर आइए इसको आप पुट कर दोगे तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी आई ए बी साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, नेगेटिव एम डॉट बी, ठीक। अब अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट को खोलोगे तो कोस थीटा आएगा। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड एम वेक्टर, ठीक है। देखो मैं मानता हूँ लास्ट में आते आते एफिशिएंसी बहुत बेकार हो गई, मतलब मुझे भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आया लास्ट के 5-6 मिनट में, क्योंकि बहुत थक गया यार, ठीक है। उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ कमी महसूस हुई आपको तो बताइए, हम उसको सही करेंगे। थैंक यू।